हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। आज हम शुरू कर रहे हैं हमारी एक नई सीरीज़ को, जिसके अंदर हम पहले चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा का पूरा आईटीटी का सिलेबस जो है वो कवर करने वाले हैं फ्रॉम द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ। अब आज की वीडियो के अंदर हम सबसे पहला चैप्टर बेसिक यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका नाम है सप्लाई अंडर जीएसटी। अब ये जो चैप्टर है यहाँ पर आपको पता चलेगा कि भाई अगर हमें जीएसटी इसके ऊपर लगाना है तो वो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, सप्लाई जो है वो किस चीज़ को माना जाएगा और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। सो गाइस, सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास आता है कि भाई अब सप्लाई होती क्या है, इसका पता लगाना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि देखो, सप्लाई होगी या तो सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, इन दोनों में से ही एक चीज़ होने वाली है। ओके, अब इन दोनों को आइडेंटिफाई करने के बाद हम ये देखेंगे कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स बनी है या सर्विस बनी है, उसके ऊपर किस तरीके से रेट लगने वाला है। पहला स्टेप तो हमारा है कि भाई उस चीज़ को डिटरमाइन करना कि वो सप्लाई है या नहीं। उसके बाद आएंगे हमारे पास चैप्टर वाइज स्टेप्स। वो क्या क्या होंगे कि भाई पहले तो बात तो ये देखेंगे कि एग्जम्पशन में तो नहीं आती वो, ठीक है। फिर जब ये देख लिया कि भाई सप्लाई है, एग्जेम्प्ट नहीं है यानी टैक्सेबल है, तो उस केस के अंदर अब इसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उसके अंदर फिर कि भाई इसकी प्लेस क्या बनने वाली है, क्योंकि प्लेस से आपको पता चलेगा कि उसके ऊपर आईजीएसटी लगेगा या सीजीएसटी लगेगा या फिर एसजीएसटी लगेगा, पहली चीज़। ओके, उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पर कि उसका टाइम क्या होने वाला है, क्योंकि कौन से मंथ के आउटपुट टैक्स लायबिलिटी यहाँ पर बनने वाली है, किस तरीके से यहाँ पर जीएसटी लगेगा, उन सब चीज़ों को यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। फिर आता है कि उसकी वैल्यू क्या निकलेगी, कि भाई हम किस चीज़ के ऊपर जो है वो रेट लगाने वाले हैं, उस रेट को लगाने के लिए उसकी वैल्यू जो है वो हमें डिटरमाइन करनी होगी। तो ये सब देखने के बाद फिर हम देखेंगे कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आएंगी आपके पास। ये तो हो गया बेसिक कि भाई क्या वो सप्लाई है, अगर वो सप्लाई है तो भाई एग्जेम्प्ट तो नहीं है, एग्जेम्प्ट भी नहीं है तो कहाँ पे टेक प्लेस किया, कब टेक प्लेस किया और कितने का टेक प्लेस किया, ये आपका आता है कुछ बेसिक, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और डिटेल्ड चीज़ों में जाएंगे। तो भाई आपने जो सप्लाई करने के लिए जो आपने पहले रॉ मटेरियल लिया, आपने उसके ऊपर जीएसटी पे किया होगा, यहाँ पर आपने उसके ऊपर प्रोडक्शन करी और आपने सेल करी तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनी। तो जो एक्स्ट्रा है उसका आपको क्रेडिट मिल जाएगा, जैसे वैल्यू एडिड टैक्स की तरह होता था कि जितना वैल्यू एडिशन है उतने का ही जीएसटी यहाँ पर जाने वाला है। तो बेसिकली क्या हुआ, आपने यहाँ पे किया तो भाई ये पिछले बंदे की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थी और उसने गवर्नमेंट को जमा करा दिया था। अब आपकी जो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनेगी, आप ये गवर्नमेंट को जमा कराओगे सामने वाले इंसान से वसूल करके, ठीक है। लेकिन जब ये भी जमा हो गया है और फिर ये भी जमा हो गया है तो यहाँ पर आ जाएगा डबल टैक्सेशन। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए ये आपको आईटीसी की फॉर्म में यहाँ पर क्रेडिट मिल जाएगा। तो आपकी आउटपुट लायबिलिटी यहाँ पर अगर 10,000 लगी है, पहले आप रॉ मटेरियल पे अगर 6,000 का जीएसटी ऑलरेडी पे कर चुके हो तो 10,000 माइनस में 6,000, नेट में जो बनेगा वो बनेगा 4,000, लेकिन टोटल में इस तरीके से यहाँ पर ये दिखाया जाएगा। तो ये होता है एक तरह से बेसिक मैकेनिज्म। आगे आगे जैसे जैसे चैप्टर्स में हम प्रोसीड करते जाएंगे तो और डिटेल्ड मैनर के अंदर इन चीज़ों को समझते जाएंगे अच्छे से, आपके लिए चीज़ें यहाँ पर और इजी होती जाएगी। दिस चैप्टर इज़ ओनली अबाउट द बेसिक्स, जिसमें आपको एक तरह से एक बेसिक आइडिया मिले कि भाई होता क्या क्या है बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में हम सप्लाई वाले पार्ट को देखते हैं कि सप्लाई एक्चुअल में क्या होती है। सप्लाई जो है ना, ये 3 चीज़ों को मिलकर बनी है, ठीक है। पहली बात तो कि वो फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए, फर्स्ट पार्ट इसका कि ये कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए कोई ना कोई, प्लस ये कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर कि आपका बिजनेस में होना चाहिए तो ही वो सप्लाई बनेगी। नाउ दीज एलिमेंट्स हो गए और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि क्या वो गुड्स है, तीसरी चीज, या फिर सर्विसेज है, वो बेस्ड ऑन द सर्कमस्टांसेस, ठीक है। तो ये तो हुए बेसिक एलिमेंट्स, एक बेसिक इक्वेशन टू मेक अ सप्लाई। अब ये ऐसे यहाँ पर सप्लाई बन गई तो इसके ऊपर जीएसटी भी आपका लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाएं तो डिटेल में क्या क्या चीज़ें आएंगी
कि कंसीडरेशन क्या होती है, ठीक है, आपका बिजनेस क्या होता है और आपका गुड्स और सर्विसेज क्या होते हैं। कुछ चीज़ों को आसान करने के लिए गुड्स और सर्विस की अगर मैं बात करूं तो हमारे सिलेबस के अंदर हमें 3 शेड्यूल्स दिए गए हैं, ठीक है। वो 3 शेड्यूल्स क्या क्या हैं, तो भाई सबसे पहला शेड्यूल हमारे पास है शेड्यूल 1, जो कि बात करता है कि आपके पास कौन सी चीज़ें सप्लाई बनेंगी, डीम्ड सप्लाई, ठीक है। शेड्यूल 3 बात करता है कि कौन सी चीज़ें सप्लाई नहीं होंगी, डीम्ड नॉट टू बी अ सप्लाई, ओके। यहाँ पर सप्लाई क्या क्या बनेगा और यहाँ पर सप्लाई क्या क्या नहीं बनेगा। शेड्यूल नंबर 2 जो है वो आपको ये चीज़ बताता है कि भाई कौन सी सप्लाई जो है वो गुड्स है और कौन सी आपकी यहाँ पर सर्विस है। इन चीज़ों को यहाँ पर हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन एक तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि इस चीज़ के ऊपर मैं डिटेल के अंदर नहीं जाऊँगा। उसका एक रीज़न है कि अगर आपको सेल्फ स्टडी करनी है, आप खुद से समझ रहे हो, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक लिस्ट दी हुई है जो आपको रीड करना है और उसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं है। ये बात आपको लेकिन समझना इंपॉर्टेंट है कि भाई डेफिनेशन किस तरीके से दी गई है। तो ये 3 शेड्यूल्स हैं, इन शेड्यूल्स को आपको बस एक रीडिंग देनी है, आप अच्छे से समझ जाओगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें फॉल करती हैं, क्या क्या चीज़ें फॉल नहीं करती और किस किस क्लासिफिकेशन के अंदर ये चीज़ें आती हैं। लेट सपोज जैसे कि उसके अंदर दिया हुआ है कि भाई जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसको अगर रेंट पे दिया जा रहा है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ सर्विस। इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं, तो काफ़ी बेसिक चीज़ें हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पर कंसिडरेशन के बारे में बात करते हैं और कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के बारे में बात करते हैं। तो क्या जो कंसिडरेशन है क्या वो मनी में होगा तभी मैं उसको कंसिडरेशन मानूंगा? तो जो आंसर इज़ नो, ऐसा नहीं है। मनी के अलावा अगर आप बार्टर एक्सचेंज भी करते हो तो उसको भी कंसिडरेशन मान लिया जाएगा कि किसी चीज़ के बदले आपको कोई और चीज़ मिल रही है। कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आपका प्रोफेशन हो सकता है, आपका कोई भी आपका ट्रेडिंग का काम हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम हो सकता है, कोई आपने फैक्ट्री लगाई हो सकती है, कोई भी चीज़ें जो आपके जिससे आप पैसा अर्न कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, वो चीज़ यहाँ पर कवर हो जाती है। क्या यहाँ पर रिजिडिटी है कि भाई कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है या नहीं है, या फिर बिजनेस का होना ज़रूरी है या नहीं है? तो देखो, अगर डीम्ड सप्लाई के अंदर यहाँ पर शेड्यूल 1 के अंदर आता है तो हम ये नहीं देखेंगे कि वो बिजनेस में हो रहा है या फिर कंसिडरेशन है या नहीं, हम उसको सप्लाई मान लेंगे क्योंकि यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा कंसिडरेशन की अगर मैं कोर्स ऑफ बिजनेस की बात करूँ तो उसकी एक एक्सेप्शन हमारे पास क्या दी गई है कि अगर मान लो आप ये इंडिया के अंदर हो, ठीक है, आपने बाहर से कोई सर्विसेज इंपोर्ट करी है। ध्यान से सुनना, मैंने बात करी यहाँ पर सर्विसेज की, गुड्स के प्रोविजंस अलग हैं, वो इंपोर्ट के अंदर हम वहाँ पे डिस्कस करते हैं उनको, ठीक है। तो आपने कोई सर्विसेज बाहर से इंडिया के अंदर इंपोर्ट करी, उसके ऊपर वो कंसिडरेशन में थी, देयर वॉज अ कंसिडरेशन फॉर दैट। तो चाहे वो कोर्स ऑन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में बिजनेस के अंदर नहीं भी थी, स्टिल वो जीएसटी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। कौन देगा, आरसीएम लगेगा कि नहीं लगेगा, नॉर्मल लगेगा, उन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी आपके लिए इतना ही जानना सफिशिएंट है कि भाई कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर वो चीज़ हो रही है नहीं हो रही है, बट कंसिडरेशन है तो इंपोर्ट के केस के अंदर उसको हम सप्लाई मान लेंगे। दिस गोज बियॉन्ड आपका जो ये यहाँ पर एक इक्वेशन है जिसके अंदर हम बात करके चल रहे हैं। कंसिडरेशन को भी ब्रॉड रखा है। अब थोड़ा सा और डिटेल के अंदर हम यहाँ पर जाते हैं। अब बात करते हैं गुड्स और गुड्स एंड इन सब चीज़ों के बारे में। हमने पहले तो देख लिया कि भाई यहाँ पर हमें शेड्यूल्स दिए गए हैं, तो क्या गुड्स एंड सर्विसेज की एक डेफिनेशन दी गई है? तो जी हाँ, गुड्स की और सर्विसेज की यहाँ पर आपके पास एक डेफिनेशन भी दी गई है, ठीक है। तो उसको यहाँ पर हम एक बार नज़र मार लेते हैं। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ स्टडी मैट के ऊपर और आपको धीरे धीरे करके जो भी वहाँ पर पॉइंट्स हैं जो मुझे लगता है कि आपको पता होने चाहिए, जहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, तो उनको मैं डिस्कस करके चलूँगा। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर को रीड करना है क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चैप्टर है। इसमें से एग्ज़ाम में आपको बस चीज़ें पता होनी चाहिए। एग्ज़ाम में अगर आप ये सोचो कि भाई बहुत बड़ा क्वेश्चन इसमें से नहीं आता है, बट दिस आर द बेसिक्स जिसके बेसिस पे आपका पूरा का पूरा आगे का सिलेबस थोड़ा सा टिका हुआ है। और जो इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर मेंशन करके चल रहा हूँ। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, ये बेसिक डेफिनेशंस हैं जो आपको हर चैप्टर में देखने को मिलेगी। बिजनेस क्या होता है, ये सब चीज़ें अब मैं आपके पास सामने लेके आता हूँ। मेनली यहाँ पर इन चीज़ों के अराउंड ये पूरा का पूरा चैप्टर काम करता है। क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर कि भाई मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। सप्लाई क्या होती है? इट इज़ ए कॉम्बिनेशन जहाँ पर कंसिडरेशन हो रही है
और बिजनेस पर्पज़ के लिए है, तो दैट विल बिकम अ सप्लाई। ठीक है। दूसरी चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे कि कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको मैं अभी अच्छे से समझा दूंगा। उसके बाद ये शेड्यूल्स हैं जिनको आपको सिर्फ एक अच्छे से रीडिंग देनी है। तो भाई एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई, जो मैंने आपको बताया डीम्ड सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, जो कंसिडरेशन वाला जो एक रोल था उसको उसके बियॉन्ड यहाँ पर हम जा रहे हैं। ठीक है। फिर आता है एक्टिविटीज़ जो कि या तो सप्लाई ऑफ गुड्स बनेंगी या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज बनेंगी, उनको हम बाइफर्केशन देखने वाले हैं, बहुत सिंपल है। और उसके बाद हमारे पास आता है कि भाई सप्लाई भी ऑफ गुड्स भी नहीं है और सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं है। ठीक है। अब यहाँ तक पॉइंट हो गया। सबसे पहले सेक्शन नंबर 7 आया। सेक्शन नंबर 7 बात करता है सप्लाई के बारे में। सप्लाई के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो भाई देखो, सप्लाई कुड बी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, पहला एलिमेंट। दूसरा एलिमेंट आ गया आपका कंसिडरेशन और थर्ड एलिमेंट आ गया आपका बिजनेस। ओके, मूविंग ऑन। अब इसमें हमने देखा था कि भाई डीम्ड सप्लाई आता है शेड्यूल 1 के अंदर। अगेन मैं आपको ये याद दिलाऊं, आपको इतना पता होना जरूरी है, आप लिस्ट के ऊपर एक बार नजर मारेंगे आपको याद रहेगा। ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास कि भाई इंपोर्ट, जो मैंने आपको बताया कि इंपोर्ट बिना कंसिडरेशन के है, सॉरी कंसिडरेशन है अगर उसमें और इन नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, तब भी उसको सप्लाई मान लिया जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें आ गई। इसके बाद हम चलते हैं, यहाँ पर आते हैं हम सीधा सीधा गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन के ऊपर। तो भाई गुड्स क्या होते हैं? एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। अब आपने पूछा यहाँ पर इमूवेबल प्रॉपर्टी क्यों नहीं आई, तो भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर उसको रेंट पे देते हो तो वो सर्विस बनती है, तो इस तरीके से। ठीक है। एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज गुड्स एक्सेप्ट एक्सक्लूड्स मनी एंड सिक्योरिटीज। अब यहां पर आप देख पा रहे होगे कि मनी एंड सिक्योरिटीज जो हैं वो सर्विसेज की डेफिनेशन से भी बाहर हैं। तो मनी एंड सिक्योरिटीज का आप आदान प्रदान कर रहे हो तो उसको अपने आप में इन इट सेल्फ उसको ना सप्लाई ऑफ गुड्स माना जा रहा है, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जा रहा है। ठीक है। अब चलते हैं कि भाई इंक्लूड क्या क्या होता है, कि मनी से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है। अगर मैं सर्विसेज में बात करूं तो यूज़ ऑफ मनी, यानी कि जैसे कि आपने अपना पैसा किसी को दिया, उस पैसे से कुछ काम हो रहा है, लोन की तरह से दिया, लोन को अलग से उसको एग्जेम्प्ट किया गया है बट वो सर्विस है। ओके, आगे चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ मनी का जो आपका जो फॉरेन करेंसी से आप मनी को कन्वर्ट करा रहे हो, तो कन्वर्ट कराने की जो सर्विसेज है, कन्वर्ट की हुई चीज़ इज़ नॉट अ गुड, कन्वर्ट की हुई चीज़ इज़ नॉट अ सर्विस, बट जो कन्वर्ट कराने का जो काम है, यानी कि मैं एक इंसान हूँ, मैं इधर से ले रहा हूँ, मैं उधर दे रहा हूँ, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, मैं इधर से ले रहा हूँ और उधर दे रहा हूँ, ये जो एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ, दिस इज़ अ सर्विस। तो इसके ऊपर आपका सप्लाई बनेगा, बट जो मैं ले रहा हूँ और जो मैं दे रहा हूँ इज़ नॉट अ सर्विस और नॉट अ गुड्स। इस चीज़ को आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। अब अगर मैं बात करूं गुड्स के बारे में, तो एक्शनेबल क्लेम्स गाइस, एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं? जैसे कि मान लो आपने किसी से पैसा लेना था, ठीक है, आपका कोई किसी चीज़ में डेट बनता है, आपको कोई पैसा एनफोर्स कराना है किसी से, उन सब चीज़ों को एक्शनेबल क्लेम्स बोलते हैं। लोन्स वगैरह उस चीज़ में नहीं आते। ठीक है। या फिर आप हाइपोथिकेट कर दो अपनी प्रॉपर्टी को, तो वो चीज़ इसमें नहीं आती। बट उसके अलावा जो आपके एक्शनेबल राइट्स हैं, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देखते हैं एक्शनेबल क्लेम्स की। ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो आपको थोड़ा बहुत पता होना ज़रूरी है। ये रही एक्शनेबल क्लेम्स की डेफिनेशन। मीन्स अ क्लेम टू एनी डेट अदर देन अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज। वो नहीं आएगा। क्या क्या नहीं आएगा मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। अदर देन के बाद शुरू होता है अ डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कि चाहे वो कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, उसको गिरवी रख के जो आपने डेट लिया है इज नॉट कंसिडर्ड एज एक्शनेबल क्लेम्स, क्योंकि उस पर एक्शन लेने के लिए आप सीधा सेल करके एक्शन ले सकते हो। अलग से एनफोर्सेबल चीज़ें नहीं हैं ये। अगर मैंने लेट सपोज मैंने अपनी ज़मीन गिरवी रख के उसके बदले में लोन ले लिया, सामने वाले को अगर वो एनफोर्स कराना होगा तो वो ज़मीन बेच देगा, बस बाहर में जाऊँ मैं, ठीक है ना, या वो मेरी चीज़ बेच देगा। or to any beneficial interest of movable property not in possession either actual or constructive of the claimant, which the civil courts recognize as affording grounds for relief, whether such debt or beneficial interest be existent, accruing, conditional or contingent। अब इतना आपको बस ध्यान में रखना है कि भाई अदर देन कौन कौन से डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्टगेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अदरवाइज जो भी क्लेम्स हैं, जैसे मैंने आपको डेट बताया, कोई भी डेटर है आपके, लेट्स सपोज आपने किसी को बिजनेस में माल बेचा, उसने आपको पैसे देने हैं,
ठीक है। तो वो जो पैसे हैं, वो जो आपको पैसे लेने हैं, वो आपका एक तरह से एक्शनेबल क्लेम है, आप एक्शन ले सकते हो, उस क्लेम को आप ले सकते हो। आपका कोई प्रीमियम, कोई क्लेम ड्यू है, नॉर्मली जैसे इंश्योरेंस कंपनी में आपका क्लेम ड्यू है, तो आप उसको एक्शन में करके आप उस क्लेम को ले सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, जो कंटिन्यू करते हैं जो चीज़ हम पढ़ रहे थे। अब क्या आता है हमारे पास, हमने डेफिनेशन देख लिया, हमने इस चीज़ को अच्छे से समझ लिया। एक चीज़ और आती है इसके अंदर कि भाई ग्रोइंग क्रॉप्स, यानी कि सपोज दिस इज़ लैंड, इस लैंड पे क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं। अब ग्रोइंग क्रॉप्स जो है वैसे तो लैंड का पार्ट है, लेकिन अगर आप डिसाइड कर चुके हो या आपका जो एग्रीमेंट है वो इस टाइप का है कि भाई इस चीज़ को काट के, इस चीज़ को यहाँ से काट के आगे सेल किया जाएगा, तो वो इमूवेबल नहीं, वो मूवेबल की फॉर्म में आ जाएंगे और यहाँ पर आपका गुड्स की डेफिनेशन में वो चीज़ फॉल कर जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो जाती है। अब इसके बाद यहाँ पर तो आपको बताया गया है कि जो सप्लाई है वो किसी भी मैनर में हो सकती है, सेल, ट्रांसफ़र, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज या डिस्पोजल, किसी भी मैनर के अंदर, फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, अब आता है आपके पास फॉर्म्स ऑफ सप्लाई, जो मैंने आपको बताया कि भाई सेल, ये इन्हीं को डिटेल में बताया गया है, बार्टर वगैरह, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, आपको अच्छे से पता है। आई डोंट वांट टू वेस्ट टाइम ऑफ अ सीए फाइनल स्टूडेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जिनको समझाने की नीड है। पहला पॉइंट है डोनेशन रिसीव्ड बाय अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। क्या इसको सप्लाई बोलेंगे या नहीं बोलेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इस केस को थोड़ा सा ढंग से समझना होगा। कैसे? अब देखो, ये है एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। अब इस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, इसको क्या करना है, एक पर्सन है जिसने इसको पैसा दिया कि भाई मेरी तरफ से इस चैरिटी के लिए आप कुछ भी कर लो। लेट सपोज आप एक वाटर कूलर लगा दो, ठीक है, एक वाटर कूलर यहां पर प्लांट कर दो सिंपली। तो क्या इस चीज़ को सप्लाई मानेंगे? तो क्या यहां पर कोई कंसिडरेशन है? हाँ, ये इसको कैश दे रहा है, बट बदले में क्या ये कुछ ले रहा है? नहीं। ये जो इसका ट्रस्ट है, जो इसने लेट सपोज कोई ऑर्फनेज है, उस ऑर्फनेज के अंदर इन्होंने अपना वाटर कूलर लगा दिया, इसको तो कुछ नहीं मिला ना बदले में, तो दिस इज नॉट अ सप्लाई। नाउ लेट मी ट्विस्ट दिस अ लिटिल बिट। अब क्या हो रहा है, यहां पर उसने ये बोल दिया कि भाई मेरी एक फर्म है, ठीक है, मेरी एक फर्म है किसी भी नाम से, MSXYZ के नाम से, ठीक है। अब आप क्या करो, इस जो ये वाटर कूलर लगेगा ना, ये जो वाटर कूलर आपने लगाया है, इस पे नाम लिख दो एक तरह से मेरी फर्म का, कि भाई इस फर्म के द्वारा ये चीज़ यहाँ पर लगाई गई है। तो बेसिकली हो क्या रहा है, ये इनडायरेक्टली एडवर्टीजमेंट हो रही है उस फर्म की। तो यहाँ पर कंसिडरेशन आ गई, इसने इसको कैश दिया, बदले में इसने इसको एडवर्टीजमेंट दी उसकी फर्म की, जहाँ पर आपका नाम का गुणगान किया जा रहा है। उस केस के अंदर वो चैरिटी से हटकर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन बन जाएगी और सप्लाई बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन। अब एग्जीबिशन में एक आर्ट वर्क भेजी गई कि भाई वहाँ पे रखो, उसको दिखाओ, और उसके बदले में लोग आएंगे, देखेंगे, चले जाएंगे, है ना। इस ट्रांजैक्शन में क्या आगे सेल हो रही है? आर्टिस्ट ने सिर्फ गैलरी में उस चीज़ को सजाने के लिए दिया है, दिखाने के लिए, फॉर व्यूइंग पर्पजेज। तो यहाँ पर एक ट्रांजैक्शन नहीं हुई है, यहाँ पर सेल नहीं हुई है। हाँ, अगर वो चीज़ बाद में सेल होती है, वहाँ से किसी ने, कोई कस्टमर आया, उसने उस चीज़ को देखा, पसंद किया और उस एग्जीबिशन से उसको खरीद के ले गया, नो दैट इज़ अ ट्रांजैक्शन। बट दिस पार्ट वेर आर्टिस्ट इज सेंडिंग दैट पेंटिंग टू द गैलरी, दिस ट्रांजैक्शन अलोन, यानी कि जो आर्टिस्ट और गैलरी के बीच में हो रही है, दिस इज नॉट अ सप्लाई। ठीक है। नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी टू द इंश्योर्ड। नो क्लेम बोनस क्या होता है कि भाई आपने इंश्योरेंस क्लेम लिया, इंश्योरेंस लिया आपने पूरे साल, लाइक कार का इंश्योरेंस लिया, पूरे साल आपने कोई भी इंश्योरेंस का क्लेम मांगा ही नहीं, आपको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो नेक्स्ट टाइम जब आप इंश्योरेंस कराते हो तो आपको इंश्योरेंस कुछ सस्ती अमाउंट में होता है, लाइक आपको 2000-4000 रुपये का कार के इंश्योरेंस के ऊपर एक डिस्काउंट मिल जाता है। तो क्या ये कोई कंसिडरेशन है? सो देयर इज़ नो कंसिडरेशन इन दिस एंड हेंस इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। ओके, कि भाई नो सप्लाई इज प्रोवाइडेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योरेंस कंपनी। क्या यहाँ पर इंश्योर्ड ने इंश्योरेंस कंपनी को कोई सर्विस प्रोवाइड करी है? क्या उन्होंने उसके लिए कोई काम किया? नहीं किया, उसने बस क्लेम नहीं मांगा। ओके, तो उस केस के अंदर इसको सप्लाई नहीं माना जाएगा, देयर इज नो कंसिडरेशन इन दिस। अब एक बात आती है कि सैल्वेज रैक वैल्यूड अनमार्क्ड इन क्लेम असेसमेंट ऑफ डैमेज्ड कॉज टू मोटर व्हीकल।
इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पर गाइस बात ये हो रही है कि आपके पास क्या है, एक तो यू हैव हेयर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि आपकी जो कार थी वो हो गई डिस्ट्रॉय भाई, सॉरी टू से, कार हो गई डिस्ट्रॉय। अब क्या करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा देगी, ठीक है। उस पैसे के बदले में पैसा देगी, पूरे के पूरे इंश्योरेंस का जो भी आपका डैमेजेस बनता है वो पैसा देगी। साथ के साथ कार, आपकी कार क्या हो गई है, वो हो गई है सैल्वेज, ठीक है। अब यहाँ पर दो सिचुएशन बनती है, ठीक है, कि या तो ये जो सैल्वेज है ये इंश्योरेंस कंपनी आपसे ले लेगी, ठीक है। सैल्वेज का जो गाड़ी है, लाइक पूरा पैसा 1 लाख रुपया जो बनता था वो इंश्योरेंस कंपनी ने आपको दे दिया और बदले में सैल्वेज जो है वो आपसे ले लिया। या फिर कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस कंपनी, कि आपसे, ये तो होगी पहली सिचुएशन, ठीक है, कि 1 लाख रुपए जो आपका क्लेम बना 1 लाख का, और 1 लाख ही आपको दे दिया और आपसे जो टूटी फूटी कार थी वो ले ली, तो कार अब आ गई है इंश्योरेंस कंपनी के पास, पहली सिचुएशन। अब मैं रखता हूं दूसरी सिचुएशन कि ये इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है, और ये आपकी कार है, यही डैमेज हुई। रैक साल्वेज की जो वैल्यू बनी, से रैक जो मतलब लास्ट में जो आपका बिल्कुल स्क्रैप वैल्यू जो बनती है, वो जो वैल्यू बनी वो बनी आपकी लेट्स सपोज 10,000 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी कि भाई आपको 90,000 रुपये देगी कि भाई 10,000 तो तुम्हें यहीं से मिल जाएंगे ना, कार को बेच दो, सैल्वेज में दे दो, आपको 10,000 यहीं से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी कार यहाँ नहीं गई है, कार इज़ विद आपका, आपके पास ही, ओनर के पास ही, यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनी के पास पहुँच गई थी और यहाँ पर ओनर के पास ही है उसकी कार। तो भाई अब ये दोनों सिचुएशंस हो गई आपके पास। अब आप खुद सोचो कौन सी सप्लाई बनेगी, कौन सी सप्लाई नहीं बनेगी। अगर आप अपना लॉजिकल इंटरप्रिटेशन लगाते हो तो सिंपल सा आपको ये दिख रहा है कि भाई यहाँ पर कार फ्लो होके यहाँ पे जा रही है, तो यहाँ सप्लाई बन सकती है, और यहाँ पर तो कार जहाँ थी वहीं है ना, तो ये कंसिडरेशन के रूप में कहीं गया ही नहीं। सो दिस पार्ट, दिस कार वाला, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द सैल्वेज वाला पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर एक तरह से इसको कंस्ट्रक्टिवली इसको सेल माना जा रहा है कि भाई पैर से, यानी कि देखो इसको देने तो चाहिए थे 90,000 रुपये, लेकिन ये 10,000 रुपये दे रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा, किस चीज़ के बदले में, कार के। तो 10,000 जो थी वो कार की कंसिडरेशन है, और ये जो दे रहा है, हम जो दे रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी को, अपनी कार दे रहे हैं। इसने 10,000 रुपये दिए, हमने कार दी, इसने 10,000 रुपये दिए, हमने कार दी, तो यहाँ पर हो गई ना एक ट्रांजैक्शन। तो इस ट्रांजैक्शन को मान लिया जाएगा एंड दिस इज अ सप्लाई, बट देयर कार इज ऑलरेडी हेयर। मैं इसको आगे बेचूंगा वो अलग बात है, इंश्योरेंस कंपनी और मेरी ट्रांजैक्शन के बीच में दिस इज नॉट अ सप्लाई। तो यही आपको समझाना था, इस तरीके से आप थोड़ा सा समझ गए होंगे, दिमाग आपका इस तरीके से चलने लगेगा। सो ये वाला पॉइंट है कि भाई डू नॉट डिडक्ट द वैल्यू ऑफ सैल्वेज, यानी कि एज इट इज़ 1 लाख रुपए दे दिए थे, तो उस केस में जो अंदर का 10,000 का एलिमेंट है हम उसको कार की कंसिडरेशन मानेंगे, और यहाँ पर लग जाएगा विल बी ऑब्लिगेटेड टू डिस्चार्ज जीएसटी, ऊपर वाले केसेस के अंदर आपको नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये कुछ छोटे छोटे बेसिक एग्जांपल्स हैं, यू विल जस्ट गिव अ क्विक रीड, और आपके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको कोई डाउट आता है, जो जो चीज़ें मैं स्किप कर रहा हूँ आप मेरे को कमेंट में डालो, मैं आपका डाउट कैसे भी करके उसको सॉल्व करूँगा आपके लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, टैक्सेबिलिटी ऑफ पेट्रोलियम। हाँ, ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो आपने शायद पहले नहीं पढ़ा होगा कहीं पे। टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम क्या होता है कि देखो, अगर लेट सपोज मैं हूँ जो कोल का बिजनेस करता हूँ, ठीक है, एक तरफ है गवर्नमेंट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि भाई मैं गवर्नमेंट से मैंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे को राइट मिल गया, ठीक है, राइट मिल गया मेरे को गवर्नमेंट से कोल माइन के ऊपर एक पर्टिकुलर जगह पे कि मैं वहाँ माइनिंग कर सकता हूँ। अब माइनिंग करूँगा तो क्या होगा, वहाँ से मैं पैसा कमाऊँगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कुछ हिस्सा दूंगा जिसको बोलेंगे हम प्रॉफिट पेट्रोलियम। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट का प्रॉफिट है, और मैं अपने पास अपना खर्चा प्लस जो रॉयल्टी की फॉर्म में उसको इनकम मानी जाती है वो अपने पास रख लूँगा, जिसको मैं कहूँगा कॉस्ट पेट्रोलियम, कि मेरी कॉस्ट थी वो मुझे यहाँ पर मिल गई,
ठीक है। यहाँ पर क्या आता है, जो आपका खर्चा लगा है प्लस आपका जो रॉयल्टी इनकम बनती है यहाँ से, ये जो लाइसेंस राइट आपने लिया है उस राइट की वजह से आपको जो रॉयल्टी इनकम बनती है वो आपने रख ली और गवर्नमेंट को आपने दे दिया प्रॉफिट पेट्रोलियम। अब यहाँ पर द क्वेश्चन इज़ कि क्या इस चीज़ में इसको या इसको सप्लाई माना जाएगा या नहीं। तो भाई इसके अकॉर्डिंग आंसर करें। तो यहाँ पर ये चीज़ पहले आपको यहाँ तक तो ये समझा दिया कि भाई ये है कॉस्ट पेट्रोलियम, ये है प्रॉफिट पेट्रोलियम, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट के गवर्नमेंट शेयर ऑफ प्रॉफिट पेट्रोलियम है विच इज़ द कंसिडरेशन पेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो मैंने आपको बताया ये वाला पार्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया जा रहा है, इस चीज़ को, इस पार्ट का यहाँ पर क्या होने वाला है, तो भाई इस चीज़ को इज़ एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी। गवर्नमेंट का पार्ट तो एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी है, और जो कॉस्ट पेट्रोलियम है जो उसने काट के अपने पास रख लिया है, तो भाई उस केस के अंदर यहाँ पर सीधी सीधी बात क्या हो रही है कि इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन, इसको कंसिडरेशन ही नहीं माना गया। तो भाई जहाँ पर कंसिडरेशन हो रही है, कंसिडरेशन किस तरीके से हो रही है कि भाई यहाँ पर ये राइट दे रहे हैं और ये बदले में इसको प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है। ये कंसिडरेशन होगी ना, ये चीज़ आई, ये चीज़ गई, ये चीज़ आई, ये चीज़ गई, तो इसको तो एग्जेम्प्ट कर दिया जो आपके सामने यहाँ पर आपको दिख रहा है। क्यों? क्योंकि भाई गवर्नमेंट से तो जीएसटी वसूल होता ना फिर, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ यहाँ पर इन्होंने कमाया इसके बदले में इसको कंसिडरेशन ही नहीं माना गया कि भाई आप अपने पास रख रहे हो ना, आपने ये तो चलो दिया, एक डिफरेंट ट्रांजेक्शन है, इसके बदले में आपको काम करने को मिल गया। उसके बाद जो आपने कमाया वो तो ये आप रिटेन करके रख रहे हो अपने पास, ये किसी को दे नहीं रहे हो, तो इसके ऊपर दिस ट्रांजैक्शन विल नॉट कम अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी, यानी इस पे सप्लाई इसको नहीं माना गया। तो ये पॉइंट है, बस बेसिक सा आपको ये ध्यान में रखना है। छोटा मोटा क्वेश्चन इसमें देखने को मिल सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, जैसा कि हमने बात करी कि जो मनी है उस चीज़ को यहाँ पर बाहर रखा गया है, सिक्योरिटीज़ को जीएसटी से बाहर रखा गया है। अब सिक्योरिटीज़ में आपने पढ़ा होगा एसएफएम के अंदर भी या फिर अपना फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर भी कि डेरिवेटिव्स होते हैं, फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। तो जो डेरिवेटिव्स हैं और जो फ्यूचर्स हैं, इनके इसमें क्या होता है कि भाई आपके पास एक फ्यूचर पीरियड के लिए आप डिसाइड करते हो कि जो रेट है वो या तो 100 रुपये होगा या 80 रुपये होगा। बेस्ड ऑन दैट जो इसका नेट होता है वो आपकी इनकम होती है और उसको ही पे किया जाता है या रिसीव किया जाता है। तो इस केस के अंदर दिस इज नॉट अ सप्लाई, ठीक है। हाउएवर अगर मान लो एंड में कॉन्ट्रैक्ट ये है कि आपको सिक्योरिटी प्रॉपर डिलीवर की जाएगी जो आपने यहाँ पर डील की है उस रेट पे, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सप्लाई। तो ये किस तरीके से यहाँ पर आ गया, तो भाई सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये रहा डेरिवेटिव्स का। तो डेरिवेटिव्स फॉल इन द डेफिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज, दे आर नाइदर गुड्स नॉर सर्विसेज एंड हेंस आर नॉट लायबल टू जीएसटी, ठीक है। अब यहाँ पर आ गया फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है, जीएसटी इम्प्लीकेशंस ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो भाई अगर मान लो ये जीएसटी के जो डेरिवेटिव्स के पार्ट हैं, यहाँ पर अगर डिलीवरी है, अगर एक्चुअल डिलीवरी इज देयर, यानी कि जो सिक्योरिटी का हम नेट ऑफ नहीं कर रहे हैं, हम सिक्योरिटी को एक्चुअल में उस टाइम पे उस रेट पे डिलीवर कर रहे हैं, तो उस चीज़ को विल बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल सप्लाई एंड लाइबल टू जीएसटी। सेम ट्रीटमेंट होगा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स का, ठीक है। डेट की अगर मैं बात करूं तो भाई जीएसटी इंप्लीकेशन ऑन सिक्योर डेट, सेल, परचेज, एक्विजिशन और असाइनमेंट ऑफ सिक्योर डेट डज नॉट कंस्टिट्यूट अ ट्रांजेक्शन इन मनी, इट इज़ इन द नेचर ऑफ डेरिवेटिव एंड हेंस अ सिक्योरिटी। जीएसटी इंप्लीकेशन इसका क्या होने वाला है कि ट्रांजेक्शन इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक इंटरेस्ट रेट स्वैप्स, foreign exchange swaps would be excluded from the definition of supply since such instruments are derivatives being securities based on contracts of difference, ठीक है। डिफरेंस का कॉन्ट्रैक्ट है वहाँ पर, तो इस चीज़ को बाहर रखा गया है, बट एक्चुअल डिलीवरी है तो वो एक अलग चीज़ है, उसको जीएसटी में इंक्लूड करके रखा गया है, ठीक है। और जो लोन्स एंड एडवांसेस हैं उसको तो भाई देखो आपका एग्जाम्शन में डाला गया, एग्जाम्शन चैप्टर में आप उसको डिटेल में पढ़ने वाले हो। अब आता है लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो यहाँ पर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वे में यहाँ पर दिया गया है कि हमारे पास पार्टीज कौन कौन सी, एक तो लैंडर है, एक बोरोवर है, यानी कि ये इंसान जिसके पास सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी ए है, और बोरोवर है जिसको सिक्योरिटी ए चाहिए ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो एक इंटरमीडिएट के पास ये जाएगा कि भाई मुझे ना ये वाली सिक्योरिटी चाहिए, मेरा काम हो जाने के बाद मुझे जो भी उसमें डीलिंग करनी है वो करने के बाद जितने मैंने शेयर्स लिए थे और उस शेयर्स पे जो भी कॉर्पोरेट बेनिफिट्स हुए थे मैं वापस कर दूंगा, इस इंसान को दे दूंगा। तो क्या यहाँ पर कोई एक्चुअल डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ है यहाँ पर?
एक्चुअल डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज़ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक लैंडिंग की जा रही है। और बेसिकली उसकी वजह से हो क्या रहा है, ब्रोवर इसको इंटरमीडियरी को एक कमीशन अमाउंट दे रहा है कि भाई तुमने ये लैंडिंग वाला जो पार्ट है वो मेरे लिए फैसिलिटेट करवाया, ठीक है, और ये भी एक इनकम का पार्ट इसको कमा के दे रहा है। तो इस केस के अंदर तीनों पार्टीज को हम अलग अलग से एनालाइज करते हैं। क्या क्या है इसके अंदर, सबसे पहली बात तो लेंडर है। लेंडर इज अ पर्सन हु डिपॉजिट्स द सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड इन हिज नेम और इन द नेम ऑफ एनी अदर पर्सन ड्यूली ऑथराइज्ड ऑन हिज बिहाफ विद अप्रूवल। तो ये अलग अलग पार्टीज का काम जो मैंने आपको बताया था वो दे दिया, ठीक है। बोरोवर है जिसको वो सिक्योरिटीज चाहिए, इंटरमीडियरीज है जो उस सिक्योरिटीज को डील करवा रहा है। तो ये एक लैंडिंग फीस चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो भाई अब सिक्योरिटीज आर लेंट विद द कंडीशन दैट द बोरोवर विल रिटर्न इक्विवेलेंट सिक्योरिटीज, जो मैंने आपको बताया कि भाई सिक्योरिटीज और उसके ऊपर जो बेनिफिट हुए हैं वो उसको कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के साथ वापस कर देगा। उसके बाद अब देखते हैं इसकी टैक्सेबिलिटी। तो भाई टैक्सेबिलिटी यहां पर किस तरीके से यहां पर आ जाएगी, तो द SLS डजंट ट्रीट लैंडिंग ऑफ सिक्योरिटीज एज डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज, और डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज आउटसाइड ऑफ GST है, ठीक है। एंड देयरफॉर इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ सर्विसेज, तो सर्विसेज उसको माना जाएगा। डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज होता तो सर्विस नहीं बनती, डिस्पोजल ऑफ, हाँ एग्जैक्टली। तो भाई द लैंडिंग फीस चार्ज फ्रॉम द बोरोवर ऑफ सिक्योरिटीज हैज द कैरेक्टर ऑफ कंसिडरेशन एंड इज टैक्सेबल अंडर द GST। लैंडिंग फीस जो है वो कंसिडरेशन है एक तरह से, ठीक है, और वो उसको लैंडिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो दोनों चीज़ों की ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गई, बिजनेस में हो गया, कंसिडरेशन हो गया, और सिक्योरिटीज भी एज सच सेल नहीं हो रही है। तो तीनों कंडीशन यहाँ पर मीट हो गई, तो इस चीज़ को आउट ऑफ द परव्यू ऑफ GST नहीं माना जाएगा, ये लाइबल टू GST हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम अबव, इसके अलावा एक और है, द एक्टिविटीज ऑफ द इंटरमीडियरीज फैसिलिटेटिंग लैंडिंग एंड बोरोइंग सिक्योरिटीज फॉर कमीशन और फीस आर ऑल्सो टैक्सेबल सेपरेटली, ठीक है। तो इस पूरी ट्रांजेक्शन पे बेसिकली टैक्स लग जाएगा। मेन था आपको ये समझना कि ये चीज़ होती क्या है, कि भाई एक बोरोवर है जिसको सिक्योरिटीज बोरो करनी है और बाद में वो एज इट इज सिक्योरिटीज ला के वापस कर देगा। तो द मेन पॉइंट इज कि वो डिस्पोजल नहीं हो रहा है सिक्योरिटीज का। सिंस डिस्पोजल नहीं हो रहा है तो GST में आ जाएगा, कमीशन भी, लैंडिंग फीस भी, जो भी आप कमा रहे हो वहाँ से, वो सब GST के परव्यू में आ जाएगा, ठीक है। अब आता है हमारे पास ये सिक्योरिटीज ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। तो भाई सिक्योरिटीज ऑफ सब्सिडरी कंपनी, इसमें कुछ खास नहीं है। कैश कॉल, हाँ ये है आपका, सॉरी इसको भी देख लेते हैं वैसे हम, कि भाई मियरली बिकॉज, अब देखो क्या हो रहा है, एक ही कंपनी है, पेरेंट है और ये होल्ड उसकी सब्सिडरी है, तो आपस में ही ट्रांजैक्शन हो रही है ना। तो भाई मियरली बिकॉज देयर इज एन एंट्री इन द स्कीम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज टू दैट इफेक्ट, द एक्टिविटी ऑफ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑफ अ सब्सिडरी कंपनी बाय द होल्डिंग कंपनी पर से कैनॉट बी ट्रीटेड एज अ सप्लाई, क्योंकि यहाँ पर इसको सप्लाई नहीं माना गया। ओके, आगे चलते हैं। ये आता है आपको समझाने वाला पॉइंट, और प्रोबेबली इस पूरे चैप्टर का, हाँ ये लास्ट पॉइंट, उसके बाद शेड्यूल्स आ जाएंगे जो आपको रीड करने हैं। तो भाई इस पॉइंट के अंदर क्या आता है हमारे पास, कैश कॉल्स इन जॉइंट वेंचर। अब जॉइंट वेंचर के अंदर क्या होता है, सबसे पहले कैश कॉल्स क्या होंगे। जॉइंट वेंचर क्या होता है आपको पता ही होगा कि एक थोड़े टाइम के लिए एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कुछ लोग मिलकर काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सपोज A, B, C एंड D हैं। इसमें से जो D है वो है यहाँ का इनको कोऑर्डिनेट करने वाला। अब इसने एक कैश कॉल निकाला कि भाई मुझे सब 1-1 लाख रुपया दो, ठीक है, और हमें जाके एक मशीन खरीदनी है, ठीक है, और वो 4 लाख रुपए इकट्ठे करके एक मशीन खरीद के ले आया मार्केट से। तो क्या यहाँ पर कोई कंसिडरेशन है? तो भाई आपने एक काम के लिए इस इंसान ने पैसा इकट्ठा किया इनसे और बदले में मशीन ले आया, तो ये अपने आप में कोई कंसिडरेशन नहीं है। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या चीज़ आती है कि कंडीशन दूसरी क्या करें कि ये बाहर से नहीं लाया, इसने अपनी ही मशीन यहाँ पर दे दी, ठीक है। तो सिंस इसने अपनी मशीन यहाँ पर दे दी है, तो इस केस के अंदर क्या हो रहा है कि इसने इन चारों से कैश कॉल के थ्रू पैसा लिया है और बदले में अपनी मशीन दी है, तो यहाँ पर ये सप्लाई बन गई है, इसको सप्लाई मान लिया जाएगा। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। तो भाई इस तरीके से यहाँ पर ये चीज़ हो गई है। सो एंड इज देयर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई। पहली सिचुएशन के अंदर नहीं था, दूसरी सिचुएशन में ये हो गया। इसको आप रीड कर लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लास्ट पॉइंट बचता है हमारे पास इंपोर्ट का, जो कि हमने डिस्कस कर लिया कि अगर कंसिडरेशन के लिए है, फर्दर ऑफ बिजनेस में नहीं भी है, तो भी इट विल कम अंडर द परव्यू ऑफ GST।
सो भाई यहाँ पर हो गया, यहाँ तक सप्लाई वाला पार्ट हमने अच्छे से समझ लिया, आपको हर चीज़ मैंने डिटेल में समझा दी, बेसिक्स भी मैंने समझा दिया। अगली वीडियो के अंदर मैं इसके क्वेश्चंस एंड आंसर्स का एनालिसिस आपके लिए लेके आने वाला हूँ, शेड्यूल्स तब तक आप पढ़ लेना। आई होप गाइज ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस सीरीज़ में और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।